हमारी इस मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जेनी से, जहाँ पर जेनी को एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर मिला होता है। लेकिन यहाँ पर जेनी उस ऑफर लेटर को देखकर कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं होती। साथ ही साथ हमें वॉल पर एक फोटोग्राफ दिखाया जाता है जो कि जेनी और उसके हस्बैंड का होता है। यहाँ पर जेनी हमें बता रही होती है कि 3 दिन बाद उसके हस्बैंड को पूरी फ्रीडम मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पर टीवी चल रहा था जिसमें न्यूज़ चैनल में सभी रिपोर्टर्स और मीडिया वाले वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी कि लियो को कवर अप कर रहे थे और उसके डे टू डे लाइफ के बारे में बताए जा रहे थे। एंड यहाँ पर लियो कोई और नहीं बल्कि हमारी जेनी का हस्बैंड ही होता है। और फिर जेनी अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है कि लियो और जेनी एक दूसरे को 7 साल से मैरिज में है और साथ ही साथ उन्हें डेट करते हुए बहुत ज़्यादा समय भी हो गया और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पहले से ही है जब उनके पास कुछ भी नहीं था। हमें यहाँ पर पास के सीन में भी ले जाया जाता है जहाँ पर थका हारा लियो काम कर कर घर पर आ गया था और जेनी उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा अपसेट था एंड जेनी को भी उसके अपसेट होने का रीज़न बड़े अच्छे से पता था। एंड वो उसे कहती है कि मुझे पता है आज कंपनी में जो कुछ भी हुआ। साथ साथ यहाँ पर जेनी उसे पैसे ऑफर करने लगती है जहाँ पर लियो का ध्यान जो है जेनी के हाथों पर जाता है क्योंकि उसके हाथों में बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं। एंड वो यहाँ पर अपसेट हो जाता है और घबरा जाता है कि कहीं तुम फिर से डिशेस वॉश करना तो शुरू नहीं कर दिया ना। यहाँ पर जेनी अपने हाथों को पीछे रख देती है ताकि ये बात लियो को पता ना चले क्योंकि अगर लियो को ये सब मालूम पड़ेगा तो लियो बड़ा नाराज़ हो जाएगा। एंड यहाँ पर लियो नाराज़ हो जाता है और उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो जेनी से प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाए मैं वापस से तुम्हें तुम्हारी लाइफ में सफ़र करने बिल्कुल नहीं दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर अब लियो की कंपनी कुछ ज़्यादा ही हिट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जेनी बीमार पड़ी हुई थी। लियो को उसकी बहुत फिक्र थी। साथ ही साथ उसी सेम दिन पर लियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है जो कि 20 बिलियंस का था। लेकिन यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे इस मीटिंग की पड़ी नहीं है, इस मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मेरी वाइफ है। यहाँ पर इतने में ही नर्स आ जाती है जो कि उसे कहने लगती कि हमें ब्लड ट्रांसफ़र करना ही होगा। यहाँ पर लियो अपना ब्लड देने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन नर्स उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि हर बार अगर लियो उसे ब्लड देता रहेगा तो लियो के ब्लड लॉसेस होते रहेंगे। इस वजह से लियो भी बीमार पड़ सकता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी धीरे धीरे होश में आने लगती है जहाँ पर जेनी को उसके लिए खुश होना चाहिए कि उसका हस्बैंड उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जेनी हमें ये बताती है कि ये सब कुछ तो बस एक दिखावा है, यानी कि इनके इस लव लाइफ में कुछ ना कुछ तो झोल चल रहा है। दूसरा यहाँ पर बस सभी के सभी लोग कंपनी में होते हैं जहाँ पर उनकी कंपनी फाइनली टॉप लिस्टेड कंपनी में आ जाती है। एंड ये खुशखबरी लियो सभी लोगों को दे रहा होता है, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। साथ साथ यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से पॉसिबल है वो उस लड़की को भी प्रेस करता है जो कि उसकी वाइफ जेनी होती है। यहाँ पर वो सभी को बता रहा होता है कि जेनी अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुँच पाता। एंड यहाँ पर सभी लोग भी उनका ये बॉन्ड देखकर बहुत खुश होते हैं एंड उन्हें बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं कि तुम्हारा बॉन्ड हमेशा ऐसे ही बना रहे। लेकिन दूसरा यहाँ पर जेनी को किसी का टेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर किसी ने उसे लिखा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पे चीट कर रहा है। जेनी को यहाँ पर उस टेक्स्ट पर कोई भरोसा नहीं होता लेकिन टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पर फोटोज़ भी आ जाते हैं जिन फोटोज़ को देखकर तो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर हम वापस उस दिन चले जाते हैं जहाँ पर जेनी के लिए लियो सूप लेकर आया था लेकिन जेनी को वो सूप बिल्कुल नहीं पीना था। जेनी को पता था कि ये तो सिर्फ एक दिखावा है, वो खाली ऐसा दिखा रहा है कि वो उसकी बहुत केयर करता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। यहाँ पर लियो को किसी का कॉल भी आता है जहाँ पर उस कॉल को देख कर लियो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि कहीं जेनी ने उसके फ़ोन पर आए हुए कॉल का नाम पढ़ तो नहीं लिया ना। एंड इसके बाद में हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर जेनी अपने हाथों में से वो रिंग निकाल देती है और अपनी मैरिज का डी एंड कर देती है। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत भी करती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है। एंड मिया यहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स को अपना न्यू विला बता रही होती है। उसके सभी फ्रेंड्स उससे जेलस फील करने लगते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारा विला तो बहुत बड़ा है एंड तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें विला गिफ्ट किया है। तो फिर मिया बोलते कि अरे ये विला थोड़ी ना उसका मेन गिफ्ट है। इतने में यहाँ पर उसे उसका कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर वो वही मोमेंट होता है जहाँ पर लियो अपनी वाइफ जेनी को सूप पिला रहा था एंड उसे कॉल आ रहा होता है मिया का। जेनी उसे बोलती है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉल होगा, तुम उसे पिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर लियो उस फ़ोन को लेकर बालकनी के बाहर चला जाता है ताकि जेनी उससे कोई कन्वर्सेशन को ना सुन सके। एंड यहाँ पर जेनी को अच्छे से पता होता है कि आखिर क्या चल रहा है।
यहाँ पर मियाँ लियो से कहने लगती है कि अभी तक तुमने मुझे मेरा मेन गिफ्ट दिया ही नहीं, मुझे ये विला बड़ा पसंद आया। लियो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा मेन गिफ्ट बहुत जल्दी डिलीवर करा दूंगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। मियाँ कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ब खुद आकर मुझे उसे डिलीवर करो। तो फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं किसी कार को भिजवा दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी सी जगह लेकर जाऊँगा। और हाँ, जब मैं घर पर रहता हूँ तब प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करो। इतना बोलकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि जेनी भी अब बालकनी एरिया की ओर देख रही है, तो हो सकता है कि वो मेरी बातों को सुन रही हो। इसके बाद में यहाँ पर वो जेनी के पास चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जेनी बालकनी के बाहर नीचे देख रही होती है और यहाँ पर हमें मियाँ दिखाई देती है, यानी कि मियाँ का घर और जेनी का घर आसपास ही होता है। जेनी यहाँ पर लियो से कह रही होती है कि देखो, ऐसा लगता है कि उसका ग्रेजुएशन कुछ समय पहले ही हुआ होगा और इतना जल्दी ये लड़की इतने बड़े विला में रह रही है, और देखो ज़रा वो कितनी खुश है। और मेरे टाइम पे तो हम एकदम छोटे से घर में रह रहे थे, जहाँ पर हम शायद से फिट हो पा रहे थे। लियो कहते कि देखो जेनी, ये सारी की सारी बातें पास्ट में है, और मैंने तुमसे वादा किया था कि फ्यूचर में मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा और ऐसा सिचुएशन वापस कभी नहीं आने दूंगा। यहाँ पर जेनी से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है उसकी खुशियाँ कब तक बर्दाश्त होंगी। यहाँ पर लियो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरा यहाँ पर मियाँ के लिए बहुत लग्जरियस कार आती है एंड उसमें से एक असिस्टेंट बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वो उसे एक ज्वेलरी का पीस देता है, जो कि ओशन हार्ट का सेट होता है एंड वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नेकलेस होता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर उस नेकलेस की तारीफ करने लग जाते हैं। इसके बाद हम एक प्यारे से ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को देखते हैं, जिनकी आज एनिवर्सरी होती है एंड यहाँ पर ये दोनों लियो के ग्रैंडपा ग्रैंडमा होते हैं। लियो यहाँ पर जेनी के साथ आता है एंड कहता है कि मुझे पता है पास के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर आने का मन नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ आज उनकी एनिवर्सरी है, तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम डांस होने तक मेरा साथ दो। और देख रही हो तुम उन दोनों को, वो दोनों कितने लवी डवी कपल्स दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम भी लाइफ के एंड तक दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहे। लेकिन यहाँ पर जेनी इस बात को सुनते ही अपना हाथ छोड़ देती है, बट फिर भी लियो उसका हाथ वापस पकड़कर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के पास आ जाता है और उन्हें उनकी एनिवर्सरी की बधाइयाँ देने लगता है। यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। पर यहाँ पर लियो नोटिस करता है कि जेनी ने ऑफ शोल्डर कपड़े पहने हैं, तो उसे ठंड लग रही होगी, तो फिर यहाँ पर वो अपना ब्लेजर उतार कर जेनी को दे देता है एंड ग्रैंडमा ग्रैंडपा उसे कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं कि दुनिया इधर की हो जाए, लेकिन तुम्हारा प्यार जेनी के लिए कभी कम नहीं होगा। लियो कहता है कि हाँ, मैं जेनी को एकदम बच्चे की तरह पाल कर रखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि जेनी को कोई भी तकलीफ हो, जो भी तकलीफ उसने पास में सहन की हो। ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों को ऐसा देखकर मुझे बड़ा रिलीफ मिल रहा है। इतने में यहाँ पर लियो को उसके कलीग्स बुलाने लग जाते हैं, तो लियो वहाँ पर चला जाता है एंड जेनी यहाँ पर नोटिस करती है कि सिर्फ और सिर्फ चर्चा यहाँ पर लियो की हो रही है, तो फिर वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है ड्रिंक करने के लिए। और इतने में अनाउंसर डांस के बारे में अनाउंस करने लगता है एंड लियो बटला चला जाता है जेनी के पास में, लेकिन जेनी यहाँ पर उसका ब्लेजर देखकर जाने लगती है। लियो से पूछता है कि तुम जा कहाँ रही हो, पार्टी की शुरुआत अभी अभी हुई है। जेनी कहती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से सॉरी बोल देना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर दूसरी और मियाँ आ जाती है और यहाँ पर लियो मियाँ को देखकर नर्वस हो जाता है। दूसरा जेनी होती है, जो कि अपना हैंडबैग भूल गई थी, तो वो उसे लेने के लिए वापस चली जाती है एंड यहाँ पर वो मियाँ को और लियो को बहुत करीब पाती है एंड समझ जाती है कि आखिर लियो ने उसे रुकने के लिए फोर्स क्यों नहीं किया। दूसरे यहाँ पर लियो होता है, जो मियाँ से कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर आई कैसे। मियाँ कहती है कि क्यों, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे बहुत मिस करोगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर लियो डरने लग जाता है क्योंकि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा नजदीक आ रहे थे, तो फिर फटाक से वो आई मास्क उठाकर मियाँ को पहना देता है एंड यहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि मियाँ जेनी है, तो वो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। यहाँ पर मियाँ बोलने लग जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि जेनी की आवाज़ इतनी पतली पतली सी क्यों लग रही है, तो फिर यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि एक्चुअली उसे जुकाम हो गया है, इस वजह से उसकी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली से लग रही है। फिर यहाँ पर आए हुए गेस्ट भी लियो और जेनी की तारीफ करने लग जाते हैं। बाद में अनाउंसर यहाँ पर डांसिंग की शुरुआत करने के लिए बोलता है एंड ये शुरुआत होने वाली थी मिसेस जेनी और मिस्टर लियो से। फिर बाद में लियो यहाँ पर जेनी के साथ में डांस करना शुरू कर देता है, यानी कि मियाँ के साथ में डांस करना शुरू कर देता है एंड दूर खड़ी जेनी ये सब देख रही होती है, जहाँ पर उसका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है उदास होकर एंड बाद में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर रही होती है। जैसे यहाँ पर वो घर की ओर पहुँचती है, सामने एक और कार खड़ी होती है,
जिसमें से मिया और लियो बाहर निकलते हैं। मिया यहाँ पर लियो से रुकने के लिए कहती है, लेकिन लियो मना कर देता है। मिया कहती है कि तुम हमेशा अपने घर पर ही रहते हो, तुम्हें पता अकेले मुझे यहाँ पर कितना डर लगता है। तो फिर लियो यहाँ पर कॉल लगा लेता है जेनी को, एंड यहाँ पर वो उसके सामने ही झूठ बोल देता है कि मुझे कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इस वजह से मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा। और जेनी भी उसे हाँ कह देती है और कॉल कट कर देती है। फिर लियो यहाँ पर मिया के साथ में उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जेनी खड़ी होकर उन दोनों को विंटर को देख रही थी, एंड यहाँ पर वो दोनों की दोनों मेकआउट कर रहे थे। जेनी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर जेनी पैकिंग कर रही होती है। इतने में लियो पीछे से आकर उसे बैग हग करने लगता है और उसे रोज देने लगता है। यहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है। फिर बाद में जेनी यहाँ पर उसके नेक पर हिकी के मार्क्स और उसके कपड़ों में से आ रही हुई सेंट को महसूस करती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारे कपड़ों में तो किसी और की ही परफ्यूम की स्मेल आ रही है। लियो यहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो बहाना मारकर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर देता है। फिर वो पूछता है कि आखिर तुम पैकिंग क्यों कर रही हो। जेनी कहती है कि बस पुराने कपड़े हैं जिन्हें मैं पैक कर रही हूँ। दूसरे यहाँ पर लियो उसकी उंगलियों को देखता है, जहाँ पर उसे उसकी वेडिंग रिंग दिखाई नहीं देती। तो जेनी कहते हैं कि घूम गए। लियो कहता है कि मजाक करना बंद करो, वो हमारी वेडिंग की रिंग है। जेनी उसके हाथों को नोटिस करती है एंड बोलती कि अच्छा तो फिर तुम्हारी रिंग कहाँ पर है। एंड यहाँ पर कह लगता है कि शायद से मैं उसे ऑफिस में ही भुलाया हो। जेनी कहती है कोई बात नहीं, ऐसे भी अब वो पुरानी हो चुकी है। लियो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं सिंसन से बुलवा कर 2 नई रिंग्स मंगवा लूंगा, वो हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसे भी कई सालों से हम सेम रिंग ही जो पहनते आए हैं। एंड यहाँ पर वह जेनी की मदद करना शुरू कर देता है, जहाँ पर जेनी को पास्ट की बात याद आती है उस रिंग के रिलेटेड। और इस रिंग को बनाई होती है लियो ने बड़ी मेहनत से। लियो यहाँ पर उसे वो रिंग पहना देता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर देना, अभी तक मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जहाँ पर मैं तुम्हें डायमंड की रिंग दे सकूं, लेकिन मैं तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हें एक प्रेस्टिजियस और लग्जरियस लाइफ देकर ही रहूंगा, तब मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी डायमंड रिंग्स खरीदूंगा। एंड यहाँ पर जेनी भी उस पर भरोसा रखती है। हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर जेनी कह रही होती है कि अब अगर ये मुझे 100 डायमंड की रिंग्स भी ला के दे देगा, लेकिन उस रिंग के मुकाबले इन रिंग की कीमत कुछ भी नहीं होंगी। यहाँ पर जेनी घर पर लंच कर रही होती है। इतने में ही उसे मास्टर का कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लगता है कि बोधी ट्री को जो तुमने सो किया हुआ था वो बड़ा हो चुका है और इसमें से हमें मुद्राक्ष भी मिले हैं, तो फिर तुम आकर उसे वापस ले जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर वो टूटने लग गए हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे रिश्ते में दरार आ सकता है। यहाँ पर वो चली जाती है अपने उस रुद्राक्ष को लेने के लिए, जहाँ पर मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि हम अक्सर ऐसा होता रहता है कि रुद्राक्ष में थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंस हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में भी अब चेंजेस आने वाले हैं, तो हमें हमारे पास को लेट गो कर देना चाहिए। जेनी कहने लगती कि हाँ आपने सही कहा कि मुझे मेरे पास को लेट गो करना चाहिए और मुझे अब मूव ऑन कर देना चाहिए। फिर यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पे वो दरवाजे की ओर देखती है लियो को। एंड लियो यहाँ पर मिया के साथ में था, जहाँ पर लियो उस मास्टर को कह रहा होता है कि मैं मेरी और मेरी लवर की लाइफ लॉन्ग सुरक्षा की प्रार्थना करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर इन दोनों को ऐसा देख जेनी को पास की बात याद आने लगती है, जहाँ पर जेनी और लियो 7 साल पहले यहीं पर आए हुए थे अपनी फॉर एवर लाइफ के लिए प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पर उनकी प्रेयर्स कम हो जाती है, जहाँ पर जेनी उन दोनों को बाहर आता हुआ देख लेती है। लियो यहाँ पर जैसे ही जेनी को देखता है वो घबरा जाता है और फटाक से मिया का हाथ छोड़ देता है एंड बहाना मारना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पर 7 साल पहले हमने जो बोधी ट्री को प्लांट किया था उसके सीड्स को वापस लेने के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पर वो मिया को अपनी कजिन बता देता है दूर की। मिया भी कहने लगते कि हाँ सोचो अगर वो अपनी कजिन की इतनी फिक्र कर सकता है तो अपनी वाइफ की कितनी केयर करता होगा। मुझे जेलस फील हो रहा है कि तुम उसकी वाइफ हो। इसके बाद में लियो यहाँ पर जेनी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर दूर खड़ी मिया उनको देख के बहुत जेलस फील कर रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर बहुत रात हो गई थी, जहाँ पर लियो सो गया था, लेकिन जेनी अभी भी जागी हुई थी। एंड इतने में दरवाजे पर कोई आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिया ही होती है। मिया यहाँ पर जेनी से कहती है कि क्या मैं कुछ देर अंदर आकर बैठ सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो अंदर जाने वाली थी, लेकिन जेनी यहाँ पर उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। मिया उसे कहते कि मुझे पता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे और लियो के बीच में क्या चल रहा है। जेनी कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। मिया उसे बोलने लगती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें लियो के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। जेनी कहती कि अच्छा जरा मुझे एक बात तो बताना, तुम्हें लियो पसंद है या फिर लियो के पैसे।
तो मिया यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे लियो के बारे में हर एक वो चीज पसंद है जो तुम्हें पता तक नहीं होगा। जेनी कहती है कि हाँ हाँ, तुम अभी की लियो को प्यार करती हो, अगर तुम पास वाले लियो को देखोगी तो शायद तुम मुझसे दूर ही भाग जाओगी। हम एक बहुत छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे जहाँ पर हमारे पास इस ठंडी से गुजरने के लिए हीटर तक नहीं थे। हम खुद के लिए जैकेट या स्वेटर तक नहीं बाय करते थे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमें हमारे खाने टाइम पर नहीं मिल पाएंगे। और वो कितनी सारी डिलीवरी किया करता था और एकदम बीमार रहा करता था, लेकिन फिर भी बहुत काम करता था। उस सिचुएशन में मैं उसके साथ थी। मुझे नहीं लगता अगर तुम होती तो उसे बेयर कर पाती। मिया कहती कि क्यों, अगर तुम उस सिचुएशन में उसका साथ दे सकती हो तो मैं क्यों नहीं, मैं भी उसका साथ दे सकती थी। जेनी कहती कि हाँ, कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर उस एक्सपीरियंस से तुम गुजर रही होती तो मुझे नहीं लगता तुम उन चीज़ों को सहन कर पाती। यहाँ पर मिया कहने लगती कि ठीक है, अगर तुम्हारा बोल कर हो गया तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ वापस करने के लिए आई हूँ। एंड यहाँ पर मिया उस वेडिंग रिंग को निकाल देती है। कहती है कि कल रात मेरे और लियो के बीच में सब कुछ बहुत इंटेंस था और यहाँ पर लियो अपनी वेडिंग रिंग को भी भूल गया। हालांकि मैं ये लियो को देने वाली थी, लेकिन अब ये लियो के क्या ही काम आएगा। मुझे पता है कि लियो के लिए ये रिंग को ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत वैल्यूएबल होगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आकर ये रिंग तुम्हें लौटाऊं, शायद तुम्हें बेहतर महसूस होगा। फिर यहाँ पर मिया उसे वो रिंग देकर वापस अपने घर लौट जाती है। एंड इनके बीच में हम एक ईविल सी कूल फाइट को देखते हैं जो कि एक कोल्ड वॉर की तरह होता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी जो है उस रिंग को लेकर जाने लगती है। और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि मेरी 10 साल की मेहनत को इसने वन नाइट स्टैंड में ही बर्बाद कर दिया। यहाँ पर उसे पास का सीन भी याद आता है जहाँ पर वो हर बार हमेशा उसके साथ रहा करता था, लेकिन अब और नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है अपने एक रूम में जहाँ पर कई सारे स्टिकर्स होते हैं और इन स्टिकर्स पर उनकी मेमोरीज लिखी होती है, जहाँ पर उनमें से एक स्टिकर उस टाइम का होता है जबकि लियो ने स्टिकर को लगाया था ताकि जेनी कभी भी बाहर जाए तो याद से वो वुलन का स्कार्फ लेकर जाए, क्योंकि बाहर इतनी ठंड जो होती है। इसके बाद में जेनी दूसरा स्टिकर देखती है और यहाँ पर उस दूसरे स्टिकर में जेनी टाइम टू टाइम स्नैक्स खाती रहे वो लिखा होता है। फिर बाद में वो तीसरा स्टिकर देखती है जहाँ पर उनके 7th एनिवर्सरी के टाइम पे लियो ने एक बहुत स्पेशल कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज किया होता है, तो जेनी उसके बारे में भूल ना जाए, इसके लिए यहाँ पर वो स्पेशल डे लिखा हुआ था। और यहाँ पर गुस्सा होकर अपसेट होकर जेनी वो हर एक स्टिकर्स को फाड़ने लगती है और उस दीवार से निकाल कर फेंकने लगती है। बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो अपने और लियो के जितने भी फोटोग्राफ्स होते हैं वो सभी के सभी एक वेसल में डालकर जलाने भी लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर मॉर्निंग में लियो बड़े मजे से मिया को टेक्स्ट कर रहा होता है एंड मिया यहाँ पर उसे बुला रही होती है ताकि वो दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड कराए। दूसरा यहाँ पर जेनी होती है जो कि सोफा पर बैठी थी। लियो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि आज तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो मीटिंग को ख़त्म करूँगा, इसके बाद में मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। लेकिन जेनी यहाँ पर लियो के कोई भी चीज़ का जवाब नहीं देती। लियो यहाँ पर आगे आकर उसे किस कर कर बाय बोलने के लिए आता है, लेकिन जेनी अपने फेस को पीछे कर देती है एंड कहती कि तुम जा सकते हो, तुम्हें देर हो रही होगी। लियो जाने लगता है जहाँ पर जेनी उसे रोक देती है। ऐसा लग रहा था कि अब वो उसे डिवोर्स के बारे में कह ही देगी या फिर उसके और मिया के बीच में क्या चल रहा है वो बता ही देगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बोल पाती। लियो भी यहाँ पर नर्वस हो जाता है। जेनी कहती है कि सेफली जाना, मैं बस इतना चाहती हूँ। लियो भी कहते हैं कि हाँ तुम टेंशन मत लो, जैसी मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी वैसे मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर जेनी अपने उस इम्पोर्टेंट पर्सन को कॉल कर देती है जो कि उसे कुछ बता रहा होता है। दूसरा यहाँ पर लियो बाहर आ जाता है जहाँ पर मिया उसी की कार में उसका वेट कर रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी भी आ जाती है। मिया यहाँ पर जेनी को नोटिस करती है। लियो का भी ध्यान जाने वाला था, लेकिन मिया यहाँ पर लियो का ध्यान भटका देती है और उससे आई लव यू कहने लगती है और आई मिस यू कहने लगती है, जहाँ पर लियो का ध्यान मिया के ऊपर होता है। और यहाँ पर जेनी उन दोनों को ऐसा देखकर और भी ज़्यादा इमोशनली टूट जाती है। इतने में टैक्सी आ जाती है तो वो उस टैक्सी के अंदर चली जाती है एंड लियो की कार और जेनी की टैक्सी दोनों आसपास से गुजरती तो है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखती भी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाती है जहाँ पर लियो और मिया एक साथ सोए हुए थे एंड मिया यहाँ पर उसके शर्ट के बटन्स ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन लियो यहाँ पर उसे उतने में रोक देता है एंड कहता है कि मुझे घर जाना होगा, अब टाइम हो चुका है। मिया कहते कि अरे जब देखो तुम घर ही भागते रहते हो, क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रुक जाओ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लियो कहता है कि नहीं, मेरे पास और भी काम है, और रही बात तुम्हारी तो मैंने तुम्हारे लिए एक ब्रांडेड बैग लाया है जो कि फॉरेन कंट्री से मंगवाया गया है, हो सकता है कि तुम्हें वो बहुत पसंद आए। एंड यहाँ पर मिया उस बैग के लालच में आ जाती है। फिर यहाँ पर वो उसे पूछती है कि ज़रा मुझे एक बात बताना कि मैं
या जेनी, तुम्हें हम दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? यहाँ पर लियो मिया से कहने लगता कि नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना, और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जेनी मेरी वाइफ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइन को क्रॉस ना करो। और यहाँ पर मिया समझ जाती है कि मिया से भी बढ़कर उसके लिए जेनी है, इस वजह से वो जेनी को ही अपनी प्रायोरिटी मानता है। एंड यहाँ से लियो चला जाता है। मिया उसे रोकती तो है लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुनता। इसके बाद में यहाँ पर शाम हो गई होती है, जहाँ पर लियो का असिस्टेंट बोल देता है कि मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। लियो कहता है कि हाँ, सभी रिपोर्टर्स को बुला दो, आज सभी के सामने मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज अरेंज किया है। फिर बाद में यहाँ पर सभी के सभी रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जहाँ पर लियो कहने लगता है कि मैं इस मौके का इंतज़ार बहुत समय से कर रहा था, जहाँ पर मैं अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट वुमन और लव ऑफ मेरी लाइफ यानी कि मेरी वाइफ जेनी को अपने बचे हुए शेयर्स भी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, और ये करते हुए मैं उसे अपना प्यार जज्बात करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर बाद में वो लोग चले जाते हैं दरवाजे की ओर, लेकिन जैसे यहाँ पर लियो जेनी को पुकारता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। एंड लियो इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है। फिर बाद में वो घर के अंदर जाकर उसे बुलाने लग जाता है, उसे कॉल लगाता है लेकिन उसका फ़ोन अनरीचेबल आता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो चीज़ों को नोटिस करने लगता है कि उन दोनों की वेडिंग की फ़ोटोज़ और ढेर सारे फ़ोटोज़ होते हैं, वो सब के सब गायब हो चुके थे। लियो को बाद में यहाँ पर पास्ट की एक एक बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर जेनी बालकनी से मिया के घर को और मिया की लाइफ के बारे में कह रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर जिस दिन लियो घर पर आया था ऑफिस का बहाना देकर, उस दिन उसके नेक पर हिकी के मार्क्स, और तो साथ में जब वो घर से बाहर निकल जाता तब वो जेनी को किस करने गया था, लेकिन जेनी यहाँ पर इग्नोर कर दी थी उसे। लियो को समझ आने लग जाता है कि जेनी को शायद से कुछ तो पता है, तो वो उसे ढूंढने के लिए उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे उसका रूम पूरा का पूरा खाली मिलता है। लियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट सा जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि जेनी उसे छोड़कर चली गई है। लेकिन यहाँ पर उसे एक एनवेलप दिख जाता है। वो ये उम्मीद में रहता है कि शायद से वो घूमने के लिए कहीं गई हो, इसलिए वो मेरे लिए एक एनवेलप भी छोड़कर गई है। और यहाँ पर वो लेटर को पढ़कर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें जेनी ने लिखा हुआ था कि जब 18 साल के थे तब से हम एक साथ रहता है, हमने बहुत गरीबी वाली ज़िंदगी जी है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती आई थी, तुम्हें सपोर्ट करती आई थी, और मैंने एंड तक तुम्हारा साथ दिया, लेकिन आखिरकार तुमने ही मुझे बिट्रे कर दिया, और बिट्रेयल को मैं सहन नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। एंड इस लेटर को पढ़ते ही लियो के पैरों से ज़मीन खिसकी जाती है। दूसरा यहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं जो ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी भनक लग जाती है कि उनके पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है। बाद में रिपोर्टर्स ज़बरदस्ती आ जाते हैं और इसे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि आप तो आज यहाँ पर अपनी वाइफ को अपना लव कन्फेस करने के लिए आए थे, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं, क्या वो आपको छोड़कर भाग गई है और उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया है? लियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो रिपोर्टर्स को कहने लगता है कि मेरी वाइफ कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उन रिपोर्टर्स को भगाना शुरू कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो असिस्टेंट से कहता है कि जाओ और जाकर मेरी वाइफ को ढूंढ लो। एंड असिस्टेंट वहाँ से उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। एंड लियो यहाँ पर कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लिविंग रूम में बैठा हुआ था। इतने में यहाँ पर मेड साफ सफाई कर रही होती है, तो दूसरी मेड उस वेसल को लेकर आ जाती है जिसके अंदर जेनी ने सारे के सारे फोटोज और वेडिंग रिंग को डालकर जला दिया था। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि सर शायद से इसके अंदर वेडिंग रिंग रह गई है। एंड यहाँ पर सर यानी कि लियो फटाक से उठकर उस जले हुए एशेस में से अपनी रिंग को निकाल लेता है एंड कहता है कि अच्छा मैंने रिंग को बचा लिया। दूसरा यहाँ पर उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि हमने मैडम के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैडम ने अपनी सारी की सारी हिस्ट्री और जितने भी प्रेजेंट के डॉक्यूमेंट्स थे वो सब कुछ गायब कर दी है और सारी इन्फॉर्मेशन हटा दी है। लियो कहता है कि ये सब हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर कर उसे ढूंढो, और ये एग्जिस्ट नहीं करती है तुम कैसे कह सकते हो? वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, तुम्हें कुछ भी कर कर उसे ढूंढना ही होगा। इसके बाद में वो फटाक से भागकर चले जाता है अपने रूम में, जहाँ पर उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। एंड वो बहुत खुश हो जाता है उन्हें देखकर, ये सोचते कि उनका डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर वो रिंग को देख रहा होता है। इतने में मिया आ जाती है उससे मिलने के लिए, और वो उस रिंग को नोटिस करती है एंड कहती है कि ये तो वही रिंग है जो कि मैंने कल रात को ही जेनी को वापस लौटा दी थी।
यहाँ पर मिया को समझ आ जाता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है। लियो यहाँ पर उसे गुस्से की नज़र से देखने लग जाता है। लियो यहाँ पर मिया पर गुस्सा करने लग जाता है एंड कहता है कि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। मिया कहती कि छोड़ो ना उसे, वो तो अब तुम्हें छोड़कर चली गई है, तुम मुझ पर फोकस करो। लियो यहाँ पर मिया को धक्का दे देता है एंड कहता है कि तुम पर फोकस करूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें प्रायोरिटाइज करूँगा? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेनी है, मेरे सबसे ज़्यादा ख़राब टाइम में उसने मेरा साथ दिया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तुमने ये बहुत गलत किया। यहाँ पर मिया उसे कहने लगती है कि कुछ भी कह लो, वो तुम्हें छोड़कर आज चली गई है और वो वापस अब नहीं आने वाली। यहाँ पर लियो कहता है कि नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास है और हमारा डिवोर्स थोड़ी ना हुआ है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मिया यहाँ पर उसका मैरिज सर्टिफिकेट लेकर फाड़ कर फेंक देती है एंड कहती है कि वो वापस कभी आएगी नहीं, तो मैरिज सर्टिफिकेट की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। एंड लियो यहाँ पर घबरा कर अपने सर्टिफिकेट को उठाने लगता है एंड कहता है कि मैं उसे ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद में हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो हर दिन पागलों की तरह हर लोगों से रास्ते पर जेनी के बारे में पूछा जा रहा था। उसने यहाँ तक कि जेनी के टेम्पलेट्स भी सब जगह फैला दिए थे मिसिंग होने के, यानी कि अगर किसी को जेनी के बारे में कुछ खबर मिले तो वो लोग आकर लियो को दे दे। ऐसा करते करते बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं एंड लियो यहाँ पर जेनी को फिर भी नहीं ढूंढ पाता। बाद में यहाँ पर वो अपने घर पे बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है एंड यहाँ पर इतने में ही ग्रैंडपा आ जाते हैं जो लियो को ड्रिंक करने से मना करते हैं। लियो कहता है कि आखिर मैं कैसे उसे जाने दूँ। उससे ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि सबकी ज़िंदगी में ऐसा एक सिचुएशन ज़रूर आता है जो तुम्हारे साथ भी आया है, तो टाइम आ गए हैं जहाँ पर तुम जेनी को लेट गो कर लो। और लेट गो वाली बात सुनते ही लियो को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो ग्रैंडपा से कहने लगते कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, मैंने क्या कुछ नहीं किया हमारी इस लाइफ के लिए। हाँ, माना कि मैंने गलती कर ली, मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे कहते हैं तुम तो उसे ढूंढ नहीं पाए, लेकिन मैंने उसे ढूंढ निकाला है और आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जाओ जाकर उससे बात कर लो। और यहाँ पर लियो फोटोग्राफ्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है और फाइनली निकल पड़ता है जेनी को ढूंढने के लिए, उसे समझाने के लिए और अपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर वो जैसे उस घर का दरवाज़ा खुलता है वो आंटी वापस से दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन लियो से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे जेनी से मिलना और उनसे बातें करनी है। आंटी यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है एंड कहते कि तुम जैसे लोगों से अगर मैं अपनी बेटी को दूर रखूंगी तो वही ठीक होगा। लियो यहाँ पर आंटी से बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने लगता है, लेकिन आंटी मना कर दरवाजे को बंद करने लगती है। लियो नील डाउन कर उनसे एक आखिरी मौका चाहता है, कहता है कि अगर वो कहेगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे उससे मिलने का एक और मौका दे दीजिए। आंटी कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ। एंड आंटी यहाँ पर उसे लेकर ग्रेवयार्ड पर आ जाती है। लियो कहता है कि आप कौन सा मजाक मेरे साथ कर रही हो? आंटी कहते हैं कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ही है तुम्हारी जेनी। पर बाद में यहाँ पर वो उसे पिलर के पास लेकर जाती है जहाँ पर जेनी का ग्रेवयार्ड होता है। यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो आंटी कहते कि मैं झूठ थोड़ी ना कहूँगी, ध्यान से देखो उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर है, उसका नाम भी यहाँ पर है। लियो कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने उसकी फ़ोटो देखी हुई है, वो अच्छा खासा घूम रही थी। आंटी कहते कि हाँ, यहाँ पर आने के 2-3 दिन बाद अच्छे से तो घूम रही थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा और उसे बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी जान ही को बैठेगी। यहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लग जाता है। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि बेचारी जेनी ने बचपन में 13 ईयर्स की उम्र में ही अपने मामा पापा दोनों को खो दिया था, जिसके 1 साल बाद वो तुम्हें मिली थी एंड मुझे तुम पर ट्रस्ट होने लगा था, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में जेनी के लिए वो प्यार दिखता था जो कि मैं उसके पेरेंट्स की आंखों में देख सकती थी। इस वजह से मैंने भरोसा कर तुम्हें उसके साथ लीगल एज पर होने पर छोड़ दिया था, ताकि तुम दोनों अपनी एक लाइफ बना पाओ और एक साथ गुजार पाओ। मुझे लगा था कि तुम ही वो इंसान हो जो उसे हर समय हर बार उसे हर पल वो खुशी दोगे जो वो कभी नहीं पा पाई है एज अ बच्ची। एंड यहाँ पर बाद में वो उसे कहने लगते कि मैंने उससे पूरा प्यार किया। आंटी कहते कि बस करो, अपने प्यार का नाटक करना बंद कर दो। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उस पर कभी चीट नहीं कर सकता। लियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और उसे अपनी इस चीटिंग वाली बात पर बहुत रिग्रेट होने लगता है। उसे यहाँ पर एक एक कर सभी के सभी पास्ट की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर वो दोनों स्कूल में थे एंड तभी यहाँ पर बास्केट वाले ग्राउंड में लियो ने जेनी को प्रपोज किया था एंड जेनी ने
मैंने उससे हाँ भी कह दिया था। लियो कहते कि फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छा फ्यूचर बिल्ड करूँगा। उसे वो दिन भी याद आता है जहाँ पर वो इतनी ठंड में जेनी के लिए स्वीट पोटैटो लेकर आया हुआ था, जो कि जेनी का फेवरेट होता है। लेकिन जेनी यहाँ पर स्वीट पोटैटो पे कॉन्सेंट्रेट करने के बदले लियो पर कॉन्सेंट्रेट करती है, उसे शॉल ला कर देती है और उसे आगे से ठंड में ये सब करने के लिए मना करती है, क्योंकि ठंड की वजह से उस लड़की को फीवर हो सकता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है लेकिन स्वीट पोटैटो से तुम्हें बहुत पसंद है। जेनी उसे कहती कि पसंद तो है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं, मैं तुम्हारी हेल्थ की सबसे ज़्यादा फिक्र करती हूँ। एंड यहाँ पर बाद में वो दोनों मिल बांट कर स्वीट पोटैटोस खाने लगते हैं। यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लियो का दिल तो पूरा दुखने ही लग जाता है। फिर यहाँ पर लियो को अपनी शादी वाले दिन की याद आ जाती है, जहाँ पर लियो वादा कर रहा था कि वो लाइफ लॉन्ग जेनी को ही प्यार करेगा और हमेशा उसे लॉयल रहेगा। जेनी ने भी यहाँ पर लियो से कह दिया था, अगर फ्यूचर में जाकर तुमने मुझसे कोई भी छोटा सा भी झूठ कहा तो याद रखना मैं तुम्हारी नज़रों से डिसअपियर हो जाऊंगी। एंड जेनी यहाँ पर प्रेजेंट में ठीक वैसा ही करती है, वो उसके नज़रों से पूरी की पूरी डिसअपियर हो चुकी है। यहाँ पर लियो बहुत रिग्रेट करता है और उसे लगता है कि काश तुम्हारा कार एक्सीडेंट होने के बदले मेरी ही मौत हो जाती। इसके बाद में यहाँ पर उसकी नींद खुलती है उसी घर पर जहाँ पर वो बेहोश हो गया था। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा यहाँ पर लियो के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं। लियो कहते हैं कि ग्रैंडमा आप टेंशन मत लीजिए, मुझे अभी जिंदा रहना होगा, मैं इतना जल्दी नहीं मरूंगा, मैं मेरी जेनी को ढूंढ कर ही रहूँगा। यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लगती कि तुम उसे कहाँ से ढूंढोगे, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इतने में ही ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को कुछ बोलने से रोक देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते लियो और भी ज़्यादा सदमे में चला जाए। इसके बाद में यहाँ पर लियो घर पर आ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर लियो वो सारी चीज़ें ले आ जाता है जो कि जेनी ने फेक कर रख दी थी। यहाँ पर वो उन फोटोग्राफ्स को भी लेकर आ जाता है जो कि डिट्टो की डिट्टो वैसी होती है। वो फ्लावर्स को भी ले आता है, साथ ही साथ जेनी के कपड़े और उसके मेकअप के सामान, उसके एसेंशियल्स और साथ ही साथ में वो सारे के सारे स्टिकर्स वो वापस से लेकर चिपका देता है, ये उम्मीद में कि जेनी वापस आएगी तो ये सारी चीज़ें देखकर जेनी को बड़ी खुशी महसूस होगी। इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि जेनी की मौत तो हुई नहीं है, ये जेनी का बस एक प्लान होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक डायरेक्टर को जो कि जेनी से कह रहे होते हैं कि क्या तुम श्योर हो तुम्हें इस मेडिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और तुम्हारी लाइफ की गारंटी भी हम नहीं दे सकते हैं। जेनी कहती कि हाँ, मैंने अपना मन बना लिया है और मैं इस ट्रायल में आपकी पूरी मदद करूंगी और मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ आपको डेडिकेट करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद में कई दिन बीत जाते हैं, जेनी यहाँ पर काम करना शुरू कर देती है जहाँ पर वो एक से एक एक्सपेरिमेंट में लग जाती है। एंड यहाँ पर जेनी अपने कई सारे कलीग के साथ में एक मिशन पर काम कर रही होती है। एंड यहाँ पर वो लोग एक फॉर्मूला को डेवलप कर रहे होते हैं जिससे कैंसर वाले पेशेंट्स का इलाज हो सकता है। एंड फाइनली यहाँ पर उनका मेन कलीग जाओ उनके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ जाता है कि उनका ये फॉर्मूला फिक्स हो चुका है जो कि जेनी ने डेवलप किया है। एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जिसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। यहाँ पर वो टेम्पल में जा रहा था हजारों सीढ़ियाँ चलते हुए एंड गॉड को ये प्रे करते हुए कि उसे जेनी एक बार फिर से मिल जाएगी। यहाँ पर सभी के सभी लोग लियो को देखकर पागल समझ रहे होते हैं, क्योंकि लियो हर एक सीढ़ियों पर चढ़ता एंड हर एक स्टेप पर नील डाउन करता एंड बो डाउन करके अपनी इच्छा मांगता और वैसा हजारों सीढ़ियों के साथ कर रहा था। यहाँ पर वो मास्टर अपने छोटे यंग मास्टर के साथ होते हैं। यंग मास्टर को सब कुछ बता रहा होता है। मास्टर कहते हैं कि जाने दो इसे, ये ऐसा कर रहा है ताकि उसके पास चीज़ें वापस सॉल्व हो जाए, लेकिन उसे पता नहीं है कि एक बार जो रिश्ता टूट जाता है उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। फिर बाद में यहाँ पर लियो अपने उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाता है एंड कहता है कि मैं 5 सालों से ये काम कर रहा हूँ, क्या आप प्लीज़ मेरे इस टूटे रुद्राक्ष को वापस बना सकते हैं और मेरी किस्मत को बदल सकते हैं। यहाँ पर वो माँ से कहने लगती कि नहीं, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि तुम ये बहुत समय से करते आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी इस डेस्टिनी को चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। और रही बात इस रुद्राक्ष की, तो उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता, ये तो टूट जाता है जब रिश्ते टूटने वाले होते हैं तो। और जो चीज़ हो चुकी है उसे भूल जाओ, तुम फोर्सफुली उसे चेंज नहीं कर सकते, बेहतर होगा अगर तुम मूव ऑन कर लोगे तो। इतना बोलकर वो मास्टर वहां से चले जाते हैं और तो लियो की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी लियो अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ता, वो कहता है मैं अभी भी प्रार्थना करता ही रहूंगा। दूसरा हम यहाँ पर उसी टेम्पल में जेनी को देखते हैं जहाँ पर वो इस बार प्रेयर करने आई होती है, लेकिन उसके लव लाइफ के लिए नहीं बल्कि इस बार वो कंट्री के लिए प्रेयर करने आई होती है ताकि वो उन सभी लोगों को बचा सके जो दुखी है और वो किसी न किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पर मास्टर जेनी को देखकर कहने लगता है कि तुम तो 5 साल बाद यहाँ पर आई हो, हमारे पास अभी भी वो बोधी ट्रीज के कुछ सीड्स पड़े हुए हैं, अगर तुम चाहो तो उसे ले सकती हो। जेनी कहती कि नहीं, वो मेरे पास का एक हिस्सा था
और आप ही ने कहा था कि मुझे मेरे पास को छोड़कर मूव ऑन करना चाहिए, तभी मैं अपनी संतुष्टि और खुशी को प्राप्त कर पाऊंगी। तो मैं उस रास्ते पर चल उठी हूँ और अब मैं वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती। यहाँ पर मास्टर उसके डिसीजंस को सुनकर बड़े खुश होते हैं। फिर बाद में यहाँ से जेनी जाने लगती है, जहाँ पर हम जेनी और लियो को एक ही रास्ते से गुजरता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। लेकिन इतने में ही लियो को भनक सी आती है कि उसने जेनी को देखा एंड यहाँ पर वो उसके पीछे चला जाता है, ये सोच में कि वो जेनी ही हो सकती है। यहाँ पर लियो को बिलीव हो जाता है कि जेनी अभी भी जिंदा है एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है कि गॉड ने उसे इतना बड़ा सिग्नल दिया है। लेकिन यहाँ पर वो जेनी को देख ही नहीं पाता। इतने में जैसे वो सामने देखता, जेनी वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन बीच में कार आ जाती है, जहाँ पर एक ऑफिसर आते हैं और वो जेनी को लेकर लेबोरेटरी छोड़ आते हैं एंड लियो यहाँ पर जेनी को देख नहीं पाता। इसके बाद में जेनी जब अपने ऑफिस में जाती है, वहाँ पर वो अपने बॉस को देखती है एंड उसे कहती है कि आपको इस इवेंट में जाना चाहिए। लेकिन उसका बॉस उसे एक ही चीज़ कहता है कि देखो, तुमने इस चीज़ का डेवलपमेंट किया है तो क्रेडिट तुम्हें जाना चाहिए। हालांकि हम भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा था, इसलिए तुम वहाँ पर जाओ। जेनी कहती कि मैं यहाँ पर नहीं आ पाती, अगर आप मुझे ऑफर नहीं करते तो सबसे बड़ा योगदान आपका है। लेकिन यहाँ पर उसका बॉस उसे वहाँ पर जाने के लिए इंसिस्ट कर देता है एंड जेनी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोस्त हम यहाँ पर लियो को देखते, जो अपने कैबिन में बैठकर जेनी की फोटो को देख रहा था और सोच में पड़ रहा था कि आखिर मैं उससे कब मिलूंगा। इतने में उसका असिस्टेंट आ जाता है, जो उसे एक इवेंट के बारे में बताने लगता है एंड उसे उस मेडिसिन के बारे में बताता है। लियो कहता है कि ठीक है, अगर हम इस मेडिसिन को प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, साथ ही साथ यहाँ पर हम कई लोगों की जान को बचा भी सकते हैं, तो मैं उस इवेंट में ज़रूर जाना चाहूँगा। फिर बाद में वो लोग इवेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर अनाउंसर उस एंटीबायोटिक कैंसर के मेडिसिन के बारे में बताना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर वो अनाउंसर उस कैंसर मेडिसिन की डेवलपर को बुला देता है एंड ये होती है जेनी। जेनी को यहाँ पर लियो देखकर तो शॉक हो जाता है। वो उससे मिलना तो चाहता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है ताकि इवेंट खत्म हो जाए, इसके बाद में वो जेनी से फुर्सत से बात कर पाए। यहाँ पर तो जेनी का अवार्ड से मिलता है। इसके बाद में इवेंट खत्म हो जाता है, जहाँ पर बहुत पेशेंटली वो जेनी का वेट करता है। जेनी यहाँ पर आती तो है, लेकिन वो लियो को इग्नोर कर देती है। लियो फिर उसका हाथ पकड़कर उसे माफ़ी मांगने लगता है। जेनी कहती है कि तुमने किसी गलत इंसान को चुन लिया है। यहाँ पर लियो कहता है कि नहीं, तुम भले अपना नाम बदल लो, अपनी डेड वाली चीज़ें बता दो, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम जिंदा हो। मेरा हार्ट बीट फास्ट था और मुझे यकीन था कि तुम अभी भी मुझसे कनेक्टेड हो। जेनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी की हुई चीज़ को तुम 2-3 बार माफ़ी मांगोगे तो मैं भुला दूंगी? अगली बार से मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर जेनी जाने लगती है, जहाँ पर लियो उसके पीछे जाता तो है, लेकिन जेनी के बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं एंड उसे जाने नहीं देते, क्योंकि जेनी अभी एक नेशनल फिगर बन गई होती है मेडिकल टीम की एंड जेनी वहाँ से चली जाती है। लियो यहाँ पर बाद में अपने असिस्टेंट से उसका एड्रेस पता करने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर लियो जेनी के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है एंड जेनी यहाँ पर जाओ के साथ साथ में एक बेबी के साथ आती है, जिसका नाम एमी होता है, जहाँ पर एमी जेनी को मम्मा बुला रही होती है। लियो कहते कि तुम्हें मम्मा क्यों बुला रही है, ये क्या तुम्हारी बेटी है? तो फिर जेनी कहते कि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देना है। लियो कहते कि मुझे जानने का हक पूरा बनता है। जेनी कहते कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मुझ पर चीट करने के बाद मैं क्या तुम्हारे अच्छे बनने का वेट करती रहूंगी 5 सालों तक? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और हाँ, ये मेरी बेटी है। इतना बोलकर यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर जाओ जो है वो लियो को वार्निंग देने लगता है कि आइंदा तुम कभी भी यहाँ पर जेनी को परेशान करने के लिए आओगे तो देख लेना, मैं नेक्स्ट टाइम पुलिस को बुला दूंगा। इतना बोलकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। लियो को यहाँ पर यकीन नहीं होता कि इस लड़की की उम्र भी 5 साल होगी और जेनी को गए हुए भी 5 साल है, तो इतना जल्दी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और ये सब कुछ हो जाएगा, ये चीज़ सब पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर जेनी एमी को ऊपर खेलने के लिए भेज देती है। दूसरा यहाँ पर जाओ होता है, जो जेनी से कहने लगता है कि आखिर तुमने उसे झूठ क्यों कहा, तुम कह दी थी ना सच सच कि तुमने एमी को अडॉप्ट किया है। यहाँ पर जेनी कहती कि मुझसे उसी के साथ में बहस बिल्कुल नहीं करना, और ऐसे भी मैं उसे किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन क्यों दूँ, मुझे उसके साथ रिश्ता रखना ही नहीं है, इस वजह से जो है मैंने उसे कह दिया बस। यहाँ पर लियो कब से नीचे रुका हुआ था, तो एमी यहाँ पर उसे पूछने लगती कि अंकल आप कब से इतनी ठंड में यहाँ पर क्यों वेट कर रहे हो। यहाँ पर लियो से उसका नाम पूछता है और उसका एज, जहाँ पर एमी अपना एज और नाम बताने लगती है और कहती कि मम्मा ने मुझे मना किया था स्ट्रेंजर से बात करने के लिए। लियो यहाँ पर उसकी एज जानकर मन ही मन सोचने लगता है कि जेनी को यहाँ से गए हुए 5 साल हो चुके हैं और इस बच्चे की एज भी 5 साल है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये बेटी जेनी की हो सकती है। यहाँ पर वो खुश हो जाता है और एमी से कहता है कि एमी, मैं कोई बुरा अंकल नहीं हूँ, तुम मेरे साथ बात कर सकती हो, चलो हम खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने में ही जेनी आकर उन्हें रोक देती है
है। यहाँ पर बाद में वो उसे कहते कि तुम इसे लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। लियो कहता है मेरी भी तो बेटी है। जेनी कहती कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। एंड यहाँ पर वो उस बेटी को लेकर अंदर चली जाती है। दूसरी यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कॉल कर देता है और उसे डीएनए टेस्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पर बड़ी चालाकी से लियो ने एमी के बालों के सैंपल्स ले लिए थे ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा पाए। इसके बाद में यहाँ पर लियो जब घर पर आता है तो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे वो टेक्स्ट दिखाने लगती है जो कि जेनी ने उसे भेजा हुआ था, ये कहते हुए कि लियो से कहिए कि मेरी लाइफ से दूर चले जाए। मैंने ऑलरेडी उससे रिश्ता तोड़ दिया है और अब मैं नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ में आगे मुझसे इंटरफेयर करे और मेरी आगे की लाइफ को ख़राब करे। यहाँ पर लियो कहता है कि मैं तो बस उसके करीब होना चाहता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि भूलो मत, तुमने ही सबसे पहले उसे बिट्रे किया था। लियो गुस्से में आकर कहने लगता कि हाँ, मैं मान लो कि मैंने उस पर चीट किया था, उसे बिट्रे कर लिया था, लेकिन मेरा प्यार तो झूठा नहीं था और मैं अब चेंज भी हो चुका हूँ। ग्रैंडपा कहते कि हाँ, अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है तो बेहतर होगा अगर तुम उसे उसके लाइफ में डिस्टर्ब करना बंद कर दोगे तो सबसे बड़ा पीस बचाने के लिए वही होगा। लियो यहाँ पर कहने लगता है कि मेरी एक बेटी भी है। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्या कर रहे हो। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर उससे डीएनए के रिजल्ट देने लगते हैं जहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव आते हैं और एमी यहाँ पर लियो की बेटी नहीं होती है। फिर बाद में ग्रैंडपा से कहते कि अब तो सबूत सामने आ गया ना। लियो कहता कि हो सकता है डीएनए रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आई हो। ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं एंड कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी लड़की की लाइफ को वापस से खराब कर दोगे। अभी के अभी उसे दूर चले जाओ वरना मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने लैबोरेटरी में होती है जहाँ पर उसे न्यूज़ आ जाती है कि एक एरिया में बहुत बड़ा भूकंप हुआ है जिस वजह से कितने सारे लोग घायल हो चुके हैं। एंड यहाँ पर जेनी की टीम पहुँच जाती है उनकी मदद करने के लिए। वो लोग यहाँ बस में होते हैं जहाँ पर आ जाती है उसकी क्यूट सी बेबी एमी। एमी कहती कि मम्मा मैं आपको सीक्रेटली फॉलो कर रही थी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। यहाँ पर जाओ कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं एमी के लिए अलग से टेंट निकालूंगा जहाँ पर एमी सुरक्षित रहेंगी। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं और लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। जेनी तो इतना काम कर लेती है कि उसे अब चक्कर सा आने लग जाता है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो उसे संभालने लगता है, फिर उसे बैठाकर उसे पानी देने लगता है। जेनी बहुत रूडली यहाँ पर लियो से बात करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन लियो यहाँ पर बहुत काम डाउन होकर बहुत पेशेंटली जेनी को समझाने लगता है। लेकिन जेनी वहाँ से चली जाती है और लोगों की जान बचाना शुरू कर देती है जहाँ पर लियो भी उसकी मदद करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद उस एरिया में वापस से भूकंप आने लगता है जहाँ पर सभी लोग भागने लगते हैं। एंड यहाँ पर लियो अपनी जान से ज्यादा जेनी की जान को कीमती मानता है, तो फिर यहाँ पर वो जेनी को सेफ जगह लेकर जा रहा था। लेकिन इतने में यहाँ पर सभी लोग एमी की रोती हुई आवाज़ को सुनते हैं। तब जाकर जाओ को याद आता है कि एमी बस में नहीं बल्कि उस घर के अंदर है। फिर यहाँ पर जेनी जा रही थी उसे बचाने के लिए, लेकिन सभी के सभी लोग जेनी को रोकने लगते। फिर भी यहाँ पर जेनी भागने लग जाती है, लेकिन जेनी से ज़्यादा स्पीड में यहाँ पर लियो भागने लगता है एंड वो अंदर जाकर एमी की जान को बचा लेता है। वो एमी को उस घर से तो निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पर उस घर अपने आप नीचे टूट कर गिर जाता है जहाँ पर लियो उसके अंदर ही होता है। फिर बाद में यहाँ पर सभी डॉक्टर्स ट्राई करते हैं लियो की जान को बचाने का। फिर बाद में यहाँ पर निराश होकर जाओ बाहर आता है एंड जेनी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बाद में यहाँ पर जेनी अंदर चली जाती है रोते हुए, जहाँ पर उसे भी रिग्रेट होने लगता है कि काश वो लियो को यहाँ से भेज सकती थी। यहाँ पर जाओ जो है उसे एक तस्वीर देता है जिस तस्वीर के पीछे एक नोट लिखा हुआ था। लियो यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ़ करो, मैंने जो किया है वो माफ़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लाइफ में कोई रिग्रेट्स रखो या फिर लाइफ फुल्ली ना जियो। अगर तुम फ्यूचर में जाकर किसी और को भी पसंद करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मुझे किए की सज़ा एक ना एक दिन मिलकर ही रहेगी और कर्मों का फल हमेशा सबको मिलता है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश देख सकूँ। यहाँ पर जेनी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। ऐसा लग तो रहा था कि लियो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि जेनी को उसका प्यार समझ जाए, लेकिन यहाँ पर लियो की सचमुच मौत हो चुकी थी। एंड यहाँ पर जेनी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूँगी और मैं हमेशा खुशी भरी लाइफ जीऊँगी जैसा तुम चाहते हो। फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और लियो को उसके किए की सज़ा मिल जाती है।